अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट पैथोलॉजीज की अब हम बात करते हैं। वैसे हम लोगों ने ओवरऑल ये सारा चैप्टर कवर कर लिया है। लास्ट इसका टॉपिक है कॉमन इंजरीज और जॉइंट पैथोलॉजीज। ठीक है, अब सबसे पहले जॉइंट पैथोलॉजीज के साथ रिलेटेड जो चीज़ आती है वो होती है हमारे पास स्प्रेन। अब स्प्रेन क्या होता है? अच्छा, दो बातें होती है, एक होती है स्प्रेन और दूसरी होती है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन कोई भी ऐसी इंजरी होती है जो कि ओवर स्ट्रेस की वजह से आती है, कोई भी ऐसी इंजरी होती है जो कि रिपीटेटिवली ओवर यूज की वजह से आती है। स्ट्रेन हम ये कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो आपने वहाँ से याद रखना है। और यूजली हम कहते हैं कि जो स्ट्रेन होता है वो यूजली किसके अंदर होता है? टेंडन्स के अंदर होता है। ठीक है, जबकि स्प्रेन कोई भी इंजरी होती है जो कि सडनली ओवर स्ट्रेच होने की वजह से होती है। और स्प्रेन यूजली किसको अफेक्ट करता है? आपके लिगामेंट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि कॉज्ड बाय एबनॉर्मल डिस्प्लेसमेंट और ट्विस्टिंग ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। ठीक है, इट रिजल्ट्स इनटू द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। देखें, अब यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास जो स्प्रेन है, स्प्रेन उससे खाली हम लोग ना यूजली पढ़ते भी हैं और हम कहते हैं कि जो स्प्रेन है वो लिगामेंट की इंजरी है, स्ट्रेन टेंडन की इंजरी होती है। आपने ऐसे नहीं याद रखना, आपने ये बात याद रखनी है कोई भी इंजरी जो कि सडन ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आ रही है उसको आप स्प्रेन कहते हैं। और कोई भी इंजरी जो रिपीटेटिवली ओवर यूज की वजह से हो रही है, कोई भी रिपीटेडली ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो रही है, रिपीटेडली स्लो ट्रॉमा की वजह से हो रही है, उसको आपने कहना है दैट इज स्ट्रेन, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। ठीक है, ओवर स्ट्रेस ओवर यूज की वजह से हो रही है। ये बात आपने हमेशा ये डिफरेंस मेनली याद रखना है। फिर अगर आपसे कोई पूछे तो फिर आप बताएंगे कि टेंडन के अंदर यूजली स्ट्रेन होता है क्योंकि टेंडन जो है वो यूजली वर्क कर रहे होते हैं। स्ट्रेन आपके लिगामेंट्स के अंदर होता है क्योंकि लिगामेंट्स आपके एक टाइट स्ट्रक्चर है, स्टिफ स्ट्रक्चर है, और जब आप उसको सडनली ओवर स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर रप्चर के चांसेस होते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इसलिए देखिए उसने यहाँ पर उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने क्या रिजल्ट इन द स्ट्रेचिंग और टीयरिंग ऑफ द लिगामेंट्स, टेंडन्स और कनेक्टिव टिश्यू, किसी में भी हो सकती है। फिर वो कहते हैं कैन अकर एट एनी जॉइंट मोस्ट कॉमनली इनटू द एंकल। लैटरल एंगल स्प्रेन आर स्पेशली कॉमन ड्यू टू द लेस लिगामेंटल सपोर्ट लेटरली। वो कहते हैं कि एंकल के स्ट्रेन हमें अक्सर पता है कि लिगामेंट सपोर्ट लेटरली कम होती है, तो चांसेस होते हैं कि वहां पर आपको एंगल की ट्विस्टिंग कम हो जाती है क्योंकि वहां के जो लिगामेंट्स है दे आर रिलेटिवली स्टिफ और वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने हम लोग को कहा है कि हमारे पास ना सेवेरिटी क्लासिफिकेशन, आपकी जो बुक है उसके अंदर एक छोटे से पैराग्राफ के उसने बताया था कि हमारे पास फर्स्ट डिग्री हो सकता है जो कि माइल्ड होता है, थोड़ी बहुत टेंडरनेस होगी, वहाँ पर स्लाइड से स्वेलिंग होगी और स्लाइड से रेंज ऑफ मोशन लॉस होगी, यानी पेन की वजह से रेंज ऑफ मोशन अलाउ नहीं हो रही। नंबर 2 पे क्या होता है? सेकंड डिग्री। वो कहते हैं कि ज़्यादा टिश्यू डैमेज हो गया, इस केस के अंदर वहाँ पर स्वेलिंग भी है, ब्रूजिंग भी है, टेंडरनेस भी है और मॉडरेट पेन है और रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होती है। जबकि थर्ड डिग्री स्प्रेन के अंदर कंप्लीट या पार्शियल टीयरिंग हो गई है लिगामेंट की, इस दैट केस यू मे रिक्वायर सर्जरी और इमोबिलाइजेशन टू रिकवर टू दैट। उसके बाद स्वेलिंग आती है, पेन आती है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी आपको थर्ड डिग्री के अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। अब ना सारा का सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसका बिल्कुल सिंपल है, रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, राइस प्रोटोकॉल आप इसको कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट को हम लोगों ने कहना है कि आपने उसको इमोबिलाइज रखना है, रेस्ट रखनी है, फिर आपने आइसिंग करनी है। जब भी स्वेलिंग होती है ना तो हम आइसिंग को रेकमेंड करते हैं। एक्यूट इंजरी के अंदर भी हमेशा आइसिंग ही होती है। ठीक है, सी से हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेशन कर देंगे, यानी वो ये एंकल की बात करें तो हम फिगर ऑफ 8 बैंडेज करते हैं। ठीक है, और ई मतलब हम उसको एलिवेट करके रख देंगे। ठीक है, ये आपने परेशानी होने, ये लेटर ऑन हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कहते हैं कि अगर हमारे पास जॉइंट की एक आर्टिकुलेटिंग बोन दूसरी आर्टिकुलेटिंग बोन के मुकाबले में डिसप्लेस हो जाए तो उसको आप डिसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। अब वो कहते हैं कि यूजली ऑब्वियसली डिसलोकेशन कब होती है? जब फॉल्स होते हैं, हाई मैग्नीट्यूड से कोई गिर रहा है उस वक्त होते हैं। कॉमनली आपको डिसलोकेशन आपके शोल्डर की जॉइंट की बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है, फिंगर्स की हो सकती है, नीज की हो सकती है, एल्बो की, लेकिन मोस्ट कॉमन जो आपका डिसलोकेशन वाला जॉइंट होता है दैट इज द शोल्डर और एल्बो। एल्बो जो है ना वो पीडियाट्रिक्स के अंदर बहुत कॉमन होता है। जब भी बच्चों की हैंडल प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है तो उनकी एल्बो जो है वो उस टाइम पे जो है ना उसकी डिसलोकेशन हो सकती है। कहते हैं सिम्टम्स आपके पास यही आती है कि जाहिर सी बात है डिसलोकेशन हुई है, जॉइंट की अलाइनमेंट खराब होगी, तब आप उसको देखेंगे तो आपको विजिबली नजर आएगा कि एक बोन जो है वो बाहर को निकली हुई है। इंटेंस पेन होगी, बिल्कुल मूवमेंट अलाउ नहीं होगी, स्वेलिंग होगी, नमनेस और टिंगलिंग हो सकती है क्योंकि उसके रिलेशन में हमें पता है नर्व्स पड़ी होंगी तो नर्व्स भी इंपैक्ट होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि जॉइंट की कैपेबिलिटी का लॉस भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि अगर आपने उसको प्रॉपर्ली ठीक नहीं किया तो इर्द गिर्द के लिगामेंट का रप्चर हो सकता है, नर्व या ब्लड वेसल का रप्चर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि डिसलोकेशन के बाद पेशेंट का न्यूरोवास्कुलर एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कहते हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर रिडक्शन करनी होती है।
आप रिडक्शन जो है ना वो आप खुद से भी कर सकते हैं, यानी क्लोज रिडक्शन भी कर सकते हैं। यूजुअली ये जो है ना वो कोई ऑर्थोपेडिक करता है। क्लोज रिडक्शन ये कहते हैं कि अगर डिसलोकेशन हो गया तो आपने सडनली एक क्लिक के साथ बिना कुछ किए, बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई कट लगाया उसको ट्रीट कर दिया। और ये तभी पॉसिबल है जब डिसलोकेशन अंदर ही अंदर हो गया और उसने बाहर से स्किन को इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन अगर उसने स्किन को इम्पैक्ट कर दिया फिर आपको जो है वो उसकी प्रॉपर सर्जरी ही करनी पड़ेगी। आप जो है वो फिर जो है दो चीज़ें करते हैं, एक होती है क्लोज रिडक्शन, ठीक है, एक क्लोज रिडक्शन होती है, एक होती है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। मतलब आपने उसकी सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद अब आपने ना इंटरनली कोई नेल्स यूज़ किए, कोई आपने जो है ना वो वायर्स यूज़ की, जिसमें के वायर्स यूज़ किए, आपने वायर्स यूज़ करते हुए उसको बोन्स को इंटरनली पहले जोड़ा और उसके बाद फिर आपने जो है ना वो उसको दोबारा से स्किन को कवर कर दिया। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल फिक्सेशन। इसके अलावा हमारे पास होती है ओपन रिडक्शन एक्सटर्नल फिक्सेशन, जिसके अंदर हम एक्सटर्नली कोई भी डिवाइस जो है वो बॉडी के ऊपर लगाते हैं। यूजुअली टिबिया के अंदर फ्रैक्चर होता है तो फिर ऐसे होता है कि आपने ओपन रिडक्शन की सर्जरी की, लेकिन अब आपकी जो फिक्सेशन वाला डिवाइस था ना वो आपने बाहर एक्सटर्नली लगाया। ये अक्सर आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं, केज लगा होता है, केज टाइप चीज़ होती है जो है ना वो लोअर लिम्ब पे लगी होती है। ये उसकी एक एग्जांपल है। फिर आप जो है वो एक्सटर्नल फिक्सेटर्स को लेटर ऑन रिमूव करते हैं। इसी तरह आपने अगर इंटरनली भी फिक्सेट किया है तो फिर आपको वायर्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है दैट इज कॉल्ड एज बर्साइटिस। हमें पता है, हम लोगों ने कहा था कि हर जॉइंट के अंदर स्पेशल जो है ना फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बर्सास की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या प्रेशर आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बर्सास फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या होता है कि मूवमेंट को इंप्रूव करते हैं, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करते हैं। बर्साइटिस कहते हैं कि अगर बर्सा की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको आप बर्साइटिस कहते हैं। इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो पेनफुल होती है और इन्फ्लेमेशन जो है वो ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है क्योंकि बर्सा के ऊपर मजीद स्ट्रेच आ रहा है। यूजली का बहुत ओवर यूज़ की वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेच की वजह से, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में यही है, रेस्ट करेंगे, आइसिंग करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन। अब रेस्ट आइस क्यों ज़रूरी होती है? रेस्ट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमने पढ़ा कि मूवमेंट की वजह से पेन इंक्रीज हो रही है। आइसिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपने स्वेलिंग है, स्वेलिंग को कम करने के लिए आप लोगों ने हमेशा क्या करनी होती है, आइसिंग करनी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसने कहा एक्लीज टेंडन बर्साइटिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जब भी बहुत ज़्यादा रनिंग होती है। फिर हमारे पास आता है स्पोर्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स में कहते हैं पेन और पॉसिबली कुछ स्वेलिंग जो है ना वो आपको मिल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जैसे हमने बर्साइटिस पढ़ा ना, ITS जहाँ पर भी आता है ना इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जैसे हमने बर्साइटिस पढ़ा ना तो बर्साइटिस वाज द इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। इसी तरह आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है जिसके अंदर पेन और स्वेलिंग भी होती है, रेंज ऑफ मोशन भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब हमारे पास ना आर्थराइटिस दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी रोमाटोइड आर्थराइटिस और इट कैन बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत सिंपल है, आपने इसके डिफरेंस को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। जो हमारे पास रोमाटोइड आर्थराइटिस है ना ये कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये बात है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। आरए के अंदर जो है हमारे पास स्मॉल जॉइंट्स पहले इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आरए जो है ना वो दोनों जॉइंट्स को सिमेट्रिकली इन्वॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी राइट हैंड के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस है किसी जॉइंट के अंदर तो लेफ्ट हैंड के भी उसी जॉइंट्स को ये इन्वॉल्व करेगा ही करेगा, यानी इसमें बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट होती है। तीसरी बात आप बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पेशेंट को सिस्टेमिक साइन जो है वो लाजमी मिलते हैं। पेशेंट को फीवर हो सकता है, पेशेंट को जो है वो कोई और प्रॉब्लम यानी उसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो सकती है जिसकी वजह से उसकी CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसका ESR का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेस्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, फीवर हो सकता है, पायरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है उसका, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट और सिस्टेमिक साइन एंड सिम्टम जहाँ पर मिलते हैं ना उसको आप कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इंडिकेट करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास सिस्टेमिक साइन है ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एक होती है स्टिफनेस, जो है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर भी स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, बस इसकी स्टिफनेस जो है वो ज़्यादा देर के लिए रहती है एज कम्पेयर टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी एज के अंदर हो सकते हैं जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना वो ओल्डर एडल्ट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो आप हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है और जुवेनाइल यानी बच्चों के अंदर भी हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि आपके पास साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन और थिकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना वो हमारे पास ना एक्सुडेट पड़ा होता है, वो क्या करता है अल्टीमेटली आपके ना कार्टिलेज को क्या कर देता है, इरोड करना शुरू कर देता है, ठीक है। और हमारे पास रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है और फिर अल्टीमेटली आपकी कार्टिलेज जब इरोड होना शुरू हो जाती है, ऊपर से उसकी सरफेस इंपैक्ट होती है तो फिर अल्टीमेटली ये इसकी ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाती है और जो है ना वो हमारे पास बोन की फ्यूजन भी हो जाती है, ठीक है। फ्यूजन हो जाती है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस की। यूजुअली अदर सिम्टम्स एनीमिया, फटीग, मस्कुलर एट्रोफी, ऑस्टियोपोरोसिस एंड सिस्टेमिक चेंजेस लाजमी प्रेजेंट होते हैं आरए के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि डीजेनरेटिव डिजीज होती है जिसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो आर्थराइटिस की फॉर्म होती है। डीजेनरेशन क्या होती है,
जैसे जैसे एज के साथ आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज, हमने ऊपर भी पढ़ा था, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कि आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अब आपके कॉन्ड्रोसाइट जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो कार्टिलेज को रिकवर नहीं कर पाते। ऐसा ऐसा आपके कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो जाता है, अंदर से फ्लूइड भी कम हो जाता है। इस वियर एंड टियर की वजह से जब आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो जाता है तो फिर हमारे पास रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होना शुरू हो जाती है, जिसको आप आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोन की भी डैमेज है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से हो सकती है, या फिर एज की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज का वियर एंड टियर हो सकता है, या बहुत ज़्यादा अगर ओवर स्ट्रेस आ रहा है लिगामेंट्स या जॉइंट्स के ऊपर। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है, मोस्ट कॉमनली फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है। 70% ऑफ द पीपल ओवर 65 होती है, यानी ज़्यादा एज के साथ होता है। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज के अर्ली स्टेजेस है उसके अंदर कार्टिलेज का लॉस होता है, ठीक है। उसकी जो है ना ऊपर हमें पता है कार्टिलेज की एक स्मूथनेस होती है, उसकी एक ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस होती है, वो आहिस्ते आहिस्ते लॉस होना शुरू हो जाती है, वो रफ हो जाती है। एडवांस स्टेजेस के अंदर कंप्लीटली कार्टिलेज वियर हो जाती है, बोन के ऊपर अब कार्टिलेज नहीं बचती है, आहिस्ता आहिस्ता बोन का भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फिर लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर यहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स बनने के बाद वहाँ पर जो है वो फ्यूजन ऑफ द बोन भी हो जाती है, ठीक है। फीचर यही होता है कि थिकनिंग होती है, सबकॉन्ड्रल बोन की ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास आगे आती है सिम्टम्स। सिम्टम्स में होती है पेन, स्वेलिंग, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्शन होती है, और स्टिफनेस होती है। स्टिफनेस के बारे में वो कहते हैं दैट इज इंप्रूव्ड बाय एक्टिविटी। पेन जो है वो रेस्ट पे रिलीव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमें कॉजेज बताए हैं जैसे कि लाइफस्टाइल एक्टिविटी है, एज आते हैं, रिस्क फैक्टर, हैवी लिफ्टिंग, फ्रेमिंग, इलियट सपोर्ट्स वगैरह आती हैं। बायोमैकेनिकल इन्फ्लुएंस के अंदर वो कहते हैं कि हमारे पास लेटर ऑन फॉर एग्जाम्पल अगर नी पे हुआ है तो फिर सारी की सारी आपकी अलाइनमेंट भी खराब होना शुरू हो जाती है। वेरस अलाइनमेंट होगी यानी मीडियल साइड पे नी की लोडिंग की वजह से, और वेलगस होगी लैटरल साइड नी लोडिंग की वजह से, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है जब मोस्ट कॉमन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा ना, तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो एक साइड के ऊपर मसला होता है तो वहाँ पर जो है ना वियर एंड टियर शुरू होना शुरू हो जाता है बोन्स का, और वो फिर डैमेज करता है आपकी लोडिंग मैकेनिक्स को खराब करता है, बायोमैकेनिक्स को खराब करता है। कार्टिलेज हेल्थ भी जो है हमारे पास अफेक्ट होती है, वो कहते हैं कि ए वैस्कुलर कार्टिलेज होती है। अब ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो कार्टिलेज है ना वो ए वैस्कुलर होती है, ठीक है। तो इसके अंदर रीजनरेशन इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती, एक बार डिस्ट्रॉय होगी, डैमेज होगी तो हो गई, उसके बाद आप कार्टिलेज को रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आपको हर उस चीज़ का एक ओवरव्यू मिला जो आपने आगे जाके फ्यूचर में बहुत डिटेल के साथ पढ़नी है। एक एक चीज़, स्ट्रेचिंग पढ़नी है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी पे आपने काम करना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आपने मेडिसिन के अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी के अंदर, हर चीज़ के अंदर आपने पढ़ना। सो बेसिकली एक बेसिस थी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने आपको हर चीज़ के बारे में नहीं बताया, क्योंकि हमने ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पढ़नी है। अभी आपके लेवल के ऊपर इतना ही ठीक है जितना मैंने जो है ना वो आपको बताया। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।